हेलो बच्चों, मैं नितेश शर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में क्लास 12th की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ है? 1950 में। और इसी के नेक्स्ट ईयर 1951 में 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, राइट। क्वेश्चन में सेकंड है, इंडिया एडॉप्टेड द इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब इनमें से इंडिया ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इन विच ईयर इंडिया एडॉप्टेड हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया ने सबसे पहले जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया था? 1966 में, राइट। और इसी का रिजल्ट है कि हमारी कंट्री में क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम का ही रिजल्ट है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या है बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेजोल्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेजोल्यूशन आईपीआर कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन। जो हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन कब सेट हुआ था? 1950 में। और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या बन चुका है? नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन से ईयर में रिप्लेस हुआ है? 2015 में, 2015 में, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेजोल्यूशन 1956। सबसे पहले इसमें हम आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेजोल्यूशन 1956 के बारे में समझते हैं कि आईपीआर 1956 क्या है। बेटा आईपीआर 1956 के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की सभी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। आईपीआर 1956 में सभी कंट्री की इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है? 3 पार्ट्स में। एक तो होता है शेड्यूल ए, बेटा एक होता है शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। 3 पार्ट्स में कैटेगराइज समझ में आ गया। देखिए शेड्यूल ए में कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? विच आर ऑन ऑफ द स्टेट, जो पब्लिक सेक्टर की होती है। और इसमें कितनी इंडस्ट्रीज थी? 17। 17 कौन कौन सी है? आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो गया, बेसिक एंड कोर इंडस्ट्रीज है, कोल है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिपिंग। ये शेड्यूल ए के अंडर में है, जो किसकी है? पब्लिक सेक्टर की है। कितनी इंडस्ट्रीज थी? 17, राइट। ठीक है, शेड्यूल बी में कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? जो पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, बट लीड रोल गवर्नमेंट का है, सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर का है। इसमें बेटा पब्लिक सेक्टर की भी आएंगी और प्लस में प्राइवेट सेक्टर भी है। बट इनका क्या है बेटा? लीड रोल है। और इनका क्या है? सेकेंडरी रोल है, राइट। और शेड्यूल सी में वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की रहेंगी, बट प्राइवेट के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ लाइसेंस।
कौन सी इंडस्ट्रीज है जो किसकी है, प्राइवेट सेक्टर की है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कंट्रोल किसका है, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई न्यू एंटरप्राइजेस सेटअप हो रही है तो उन्हें लाइसेंस लेना होगा। अगर कोई पुरानी फर्म अगर अपना एक्सपेंशन करना चाहती है तो भी उन्हें लाइसेंस लेना होगा। और अगर कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है तो दे विल रिक्वायर्ड प्रियर परमिशन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस, राइट। तो अब इनमें से पढ़ते हैं चारों शेड्यूल, फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ क्या दिया हुआ है। शेड्यूल ए में क्या है, कंप्राइज्ड इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। मतलब शेड्यूल ए में वो सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती है जो कि किसकी ओन करती है, पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर। शेड्यूल ए बिल्कुल सही है। शेड्यूल बी हैड 17 इंडस्ट्रीज, ये फॉल्स है, राइट। क्योंकि शेड्यूल बी में जो है ना वो कितनी इंडस्ट्रीज आती है, 12। इसमें कितनी इंडस्ट्रीज हैं, 12। 12 कौन कौन सी है, एल्यूमिनियम, स्मॉल टूल्स एंड मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब इसमें आते हैं। और शेड्यूल थर्ड क्या कह रहा है, शेड्यूल बी एनकरेज सप्लीमेंट्री एफर्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। शेड्यूल बी में जो है प्राइवेट सेक्टर का कौन सा एफर्ट है, सप्लीमेंट्री एफर्ट या सेकेंडरी रोल, बिल्कुल राइट, ये ट्रू है। और फोर्थ क्या कह रहे हैं, शेड्यूल सी कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर नॉट टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। तो शेड्यूल सी में वो सारी इंडस्ट्रीज बची हुई आती है जो कि प्राइवेट सेक्टर की नहीं है, ये कहना गलत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाली ही आती है शेड्यूल फोर्थ वाले में, तो ये भी फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट भी ट्रू है और थर्ड भी ट्रू है, सेकंड फॉल्स है और फोर्थ फॉल्स है। अब इनमें करेक्ट ऑप्शन देखना है हमें कि करेक्ट ऑप्शन क्या क्या चीज सही है। सेकंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो इसका ए तो आंसर बिल्कुल ठीक है। बी क्या करें, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड थर्ड करेक्ट, गलत, क्योंकि एक फॉल्स है एक ट्रू है। फर्स्ट एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। और फोर्थ एंड थर्ड आर करेक्ट, ये भी चीज नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में क्या चीज इनकरेक्ट है। कार्व कमेटी, जिसे हम विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी कहते हैं, कब सेटअप हुआ था, 1955 में, नॉट इन 51। तो उसका आंसर ए तो इनकरेक्ट हो ही गया, ठीक है। और 1955 में कार्व कमेटी ने ये कहा था कि अगर रूरल डेवलपमेंट चाहिए तो एसएसआई को प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही है, राइट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, तो ये चीज तो करेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो मैं इनकरेक्ट में तो ए ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट ही है। एसएसआई जो है लेबर इंटेंसिव होता है, ये चीज करेक्ट है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर गिवन कंसेशन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी, ये चीज भी ठीक है कि एसएसआई को एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए लोअर एक्साइज ड्यूटी देके, ठीक है। तो ये चीज ठीक है, क्योंकि एसएसआई के प्रमोट होने से कई फायदे हैं, रीजनल ग्रोथ बैलेंस तरीके से होता है और प्लस में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, ठीक है। तो डी भी नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, contribution the contribution made by each of the sector in GDP makes up the composition of the economy, right। जितने भी सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के सेक्टरों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, बेटा एक होता है सेकेंडरी सेक्टर,
और एक क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर। तीन तरह के सेक्टर होते हैं, राइट। एक है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, 100% है। तो वर्किंग पॉपुलेशन को ऑक्यूपेशन कहाँ मिलेगा, या तो प्राइमरी सेक्टर में मिलता है, या तो सेकेंडरी सेक्टर में मिलता है, या तो टर्शियरी सेक्टर में मिलता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। और तीनों सेक्टरों में प्रोडक्शन होता है, लाइक प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है, और टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है। और तीनों सेक्टरों के प्रोडक्शन का जो टोटल होता है ना बेटा, इसे हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी भी कितना हमारा 100%। तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहलाते हैं, राइट। ठीक है, मतलब हर एक सेक्टरों का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज। लैंड सीलिंग का पर्पस क्या होता है, देखिए लैंड सीलिंग क्या है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में जैसे एबोलाइजेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम लिमिट जो कि एक पर्सन अपने पास रख सकता है, राइट। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा जमीन किसी भी पर्सन के पास में है तो सरप्लस लैंड को गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्वायर कर लेगी, बदले में कुछ कंपनसेशन पे कर देगी, एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है, ताकि लैंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्यू हैंड्स में वो कम हो, राइट। टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप इन द फ्यू हैंड्स, मतलब लैंड का ऑनरशिप जो कुछ हैंड्स में कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए लैंड सीलिंग लाया गया था। बिल्कुल सही बात है ये। टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप इन द फ्यू हैंड्स, मतलब फ्यू हैंड्स में लैंड के ऑनरशिप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ये गलत बात है, ये नहीं है, रॉन्ग है। टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम इन मैनी हैंड्स, नहीं, इनकम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लैंड की बात हो रही है। टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम इन द फ्यू हैंड्स, नहीं। तो उसका आंसर क्या आ रहा है कि कुछ हैंड्स में लैंड के ऑनरशिप को के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीनें बहुत हैं और ज़्यादा लोगों के पास जमीनें नहीं है, तो ये चीज़ रिड्यूस करना है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दिस स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी enabled India to achieve self sufficiency in food grain। इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से इंडिया जो है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है, क्या है वो, ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। देखिए ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स, उपज, अनाज। रेवोल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है सडनली एंड फास्ट चेंज। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया ने क्या अचीव किया है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, 1967, 68, 66 के बाद ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था, हाई यील्डिंग वैरायटी पैकेज, जैसा कि हमने पढ़ा था 1966 में अडॉप्ट किया था, और जिसकी वजह से लाइक कंट्री इंडिया विच अर्लियर 1967 एंड 68 imports of food grain from rest of the world now becomes self-sufficient and ultimately exports of food grain to rest of the world. It's a revolutionary change, so it is called green revolution. 1967 और 68 से पहले increase in agriculture production merely 0.8 to 0.9% annually, and during the period of 1967 and 68 increase in agriculture production about 24.7%, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एज पर दी IPR 1956 द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कंप्राइज्ड। IPR 1956 के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कैटेगरी में इंडस्ट्रीज आती हैं वो कौन सी आती हैं, जो कि किसकी होंगी, गवर्नमेंट की।
तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ऑन बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कहना गलत है, तो ए आंसर इसका है नहीं। बी क्या है, इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ऑन बाय द स्टेट, ये बिल्कुल ठीक है, स्टेट का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर। मैंने आपको बताया भी था कि कितनी इंडस्ट्रीज आती है फर्स्ट कैटेगरी में, 17। तो बी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी पूछा गया है। इंडस्ट्रीज विच वुड बाय ऑन बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, नहीं ये भी नहीं है। और इंडस्ट्रीज विच वुड रिमेन फ्री, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन दी फर्स्ट 7 प्लान्स ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से पहले जो इंडिया की जो ट्रेडिंग थी उसे कहते थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब इनवर्ड लुकिंग क्या होता है या आउटवर्ड लुकिंग क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता हूं। अब जैसे फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड विदेशों के साथ व्यापार क्या होते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये चीज होती है। और हमारा ट्रेड फेवरेबल कब होगा, फायदे की तरफ कब आएगा, जब या तो एक्सपोर्ट प्रमोट हो या इंपोर्ट्स रिड्यूस हो, ठीक है। जैसे कि हमारी अगर इनकम की बात करते हैं तो हमारी इनकम कब सरप्लस में आती है, मतलब हम सरप्लस में कब रहेंगे, जब हमारी इनकम या तो बढ़े या तो खर्चे कम हो, राइट। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब हो गया इनकम को बढ़ाने वाली बात, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब अपनी कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल कर रहे हैं, तो पैसे आएंगे, इनफ्लो। और इंपोर्ट्स रिड्यूस का मतलब क्या है कि हमारी पेमेंट रिड्यूस होगी, तो पेमेंट को या तो कम कर लो तो ट्रेड सरप्लस में आएगा, या तो अपनी इनकम को बढ़ा लो तो ट्रेड सरप्लस में आएगा, राइट। तो इंपोर्ट को रिड्यूस करने की जो बात है वो कब तक था इंडिया में, टिल 1990 तक, 1990 टू 1991, जब हमारी कंट्री में आईपीआर एलपीजी नहीं आया था। और एलपीजी आने के बाद जो है ना एक्सपोर्ट प्रमोट होने लग गया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इंडिया में बढ़ने लग गई, बाहर की कंपनियां इंडिया में अलाउ हो गई, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, लिबरलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या है कि प्रोडक्शन हम ज़्यादा करने लग गए, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा, ठीक है। और ऊपर से और भी कई तरह की पॉलिसीज थी, जैसे कि ट्रेड से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो कम कर दिए गए, लिबरलाइज कर दिए गए, टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया, कोटा लिमिट को कम कर दिया गया। तो ये एलपीजी है। एलपीजी कब आया था, सिंस 1991, जब हमारी कंट्री में क्या था, एलपीजी, राइट। तो खर्चों के कम करने की नीति को क्या कहते हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। और इनकम को बढ़ाने की जो पॉलिसीज होती है उसे कहते हैं आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, बेटा इसे कहते हैं आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, राइट। तो इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए दो चीजें की गई थी, या तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर क्या किया गया था, प्रोटेक्शन, राइट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज इन द होम कंट्री विच आर टू बी इंपोर्टेड, मतलब जिस चीज का हम इंपोर्ट करते आ रहे हैं उस चीज को क्यों ना हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, ये होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से कोई सामान इंडिया में अगर आ रहा है तो उस पर इंपोर्ट टैक्स
बढ़ाएगी, जिसे हम कहते हैं टैरिफ, या तो टैक्स बढ़ाएगी या तो क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट, कोटाज। कोटाज मतलब फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द गुड्स विच आर टू बी इंपोर्टेड। जिस चीज का भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट बांध देगी कि भाई इस लिमिट से ज्यादा चीजें इंडिया में नहीं आएंगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इन्हीं पे बेस है। अब इनके बारे में देखते हैं। इन द फर्स्ट 7 प्लान, शुरू के 7 प्लान में, 7 प्लान कब तक हुआ था, 90 तक हुआ था। तो ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड, तो 90 तक मतलब 7 5 ईयर प्लान यहां तक हुआ था। तो कौन सी पॉलिसी थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए क्या क्या चीज रखी गई थी प्रोटेक्शन के लिए। एक तो टैरिफ और एक क्या था बेटा, कोटा। एक तो टैरिफ है और एक है कोटा। तो उसका आंसर ए भी जाएगा और बी भी। तो उसका आंसर क्या होगा, सी, ए एंड बी बोथ, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इनमें से ग्रीन रेवोल्यूशन का अचीवमेंट कौन सा नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी कंट्री का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ था, जिसकी वजह से मार्केटेबल सरप्लस हुआ था, ये राइट है। मतलब मार्केटेबल सरप्लस का मतलब ये हो गया कि अपने सेल्फ कंजप्शन को पूरा करने के बाद मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस का बचना, ये भी हुआ था क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। और जब मार्केटेबल सरप्लस होगा तो क्रॉप्स का बफर स्टॉक भी होगा, ये चीज भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रीजनल इनइक्वालिटी, ये नहीं होगा इसका आंसर। इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ी है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि नॉट पूछा गया है। रीजनल इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ग्रोथ इंप्लाइज। देखिए ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ मीन्स होता है कि इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए ईयर। ठीक है, और ग्रोथ कब होगा, या तो प्रोडक्टिव कैपिटल का स्टॉक बढ़े, मशीनें ज्यादा हो, इक्विपमेंट ज्यादा हो, टूल्स ज्यादा बढ़े, या तो सपोर्टिंग सर्विसेज, इट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इनका स्टॉक बढ़े। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो जाए, बैंकिंग फैसिलिटी बढ़े, इंश्योरेंस फैसिलिटी बढ़े, कम्युनिकेशन अच्छा हो, या तो प्रोडक्टिव कैपिटल या सपोर्टिंग सर्विसेज की एफिशिएंसी अच्छी हो, तो इसे ग्रोथ कहते हैं, राइट। मतलब ग्रोथ का मतलब हो गया प्रोडक्टिव कैपिटल के स्टॉक का बढ़ना, ये चीज बिल्कुल ठीक है। सपोर्टिंग सर्विसेज के साइज का बढ़ना, ये चीज भी बिल्कुल ठीक है। या तो प्रोडक्टिव कैपिटल या सपोर्टिंग सर्विसेज की एफिशिएंसी इंक्रीज होना, ये चीज भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मॉडर्नाइजेशन रेफर टू। देखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल ठीक है कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन से ही नहीं होता है, बल्कि सोशल आउटलुक में चेंज की वजह से भी होता है। मतलब सोसाइटी में जो लोगों का आउटलुक है वो भी चेंज होना चाहिए, लाइक एज वुमेन एम्पावरमेंट, गिविंग द इक्वल राइट्स टू द फीमेल कैंडिडेट ऑन द वर्क प्लेस एज गिवन टू द मैन कैंडिडेट, राइट। तो सोशल आउटलुक में भी चेंज होना चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एज मैन, मतलब मेन वुमेन कैंडिडेट को भी इक्वल रिकॉग्नाइजेशन देनी चाहिए जैसे कि मैन को दिया जा रहा है, ये चीज भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सी जो है वो बी पे ही बेस है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।